स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द एनएफपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के डीएसई पेपर को, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जिन बच्चों ने फिजिक्स इलेक्टिव के फॉर्म में इलेक्ट किया है, उनके लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इस डीएसई इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो चारों यूनिट हैं, उस सिलसिले में ये आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों के टॉपिक्स कवर हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं और हमें मार्क्स दिला के जाएंगे। साथ ही साथ हमें कॉन्सेप्ट बिल्टअप करते हुए भी चलना है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप किसी भी यूनिट को सेपरेट नहीं स्टडी कर सकते। हर यूनिट से जो चीज़ें हम सीख के जाते हैं, वो आगे वाले यूनिट्स में ये काम आता है। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पूरा फंडा आपको इस पेपर में पढ़ना है। उसके लिए कुछ नेसेसरी आइडियाज़, नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो वो चीज़ें छोटी-छोटी फॉर्म में हैं, और जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बड़े फॉर्म में एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, जो हाइलाइटेड पोर्शन है हमारे सिलेबस का, उसे तो अपन कवर करेंगे ही, जो कि डेफ़िनेटली आपको एग्ज़ाम में लिखने को आएगा और आप अच्छे से मार्क्स अपना कंटेन करेंगे। तो ये रहा आज का ये सेकंड क्लास हमारे डीएसई फिजिक्स के इस क्विक स्टडी कोर्स मोड का, जिसमें अपन यूनिट 2 और 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको समझना है, उसके बारे में अपन देखते हुए चले जाते हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पूरा पूरा फंडा किस पे निर्धारित है, ये आपको समझना है कि पहले क्लास में हमने कुछ चीज़ें रिवाइज़ की थी कि भई किसी भी एक 1 ग्राम मटेरियल में, चाहे आप सॉलिड स्टेट, लिक्विड या गैस स्टेट लीजिए, उसमें औसतन 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पे हर पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम, उसकी स्थिति को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के प्रयास को ही स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहते हैं, जिसमें उन्होंने उन्होंने या सॉरी इस फिजिक्स के इस सेक्शन में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं। एक एस्पेक्ट हम निकालते हैं, एवरेज मोड पे चलते हैं, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज और रूल्स अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं। तो बात यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा है। 10 to the power 23 पार्टिकल इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शन। तो अगर गैस के लिए भी अगर लेंगे, अगर छोटे से फॉर्म में, तो भी बहुत पार्टिकल हो जाते हैं। तो उनको एक स्पेसिफिक तरीके से पढ़ने समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये चीज़ जाना था कि माइक्रो स्टेट क्या होता है और मैक्रो स्टेट क्या होता है। तो मैक्रो स्टेट का कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई सिस्टम बाहर से कैसे दिखाई देता है, उसके कुछ 2-4 पैरामीटर्स। और माइक्रो स्टेट कहने का मतलब है कि आंतरिक रूप से वो जितने पार्टिकल्स से मिलके बनता है, हर पार्टिकल्स की स्थिति, हर पार्टिकल्स की पोजीशन एक-एक करके जो होता है, वो माइक्रो स्टेट कहलाता है। तो कोई सिस्टम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्या वो बिहेवियर ले सकता है, व्यवहार कर सकता है, वो मैक्रो स्टेट है। उसका सेलेक्ट होने का जो एक नियम है, वो n+1 है, और माइक्रो स्टेट बनने का नियम 2 टू द पावर n है। तो यहाँ पर यदि आप पार्टिकल्स को पहचानते हैं और नहीं पहचानते का रूल भी काम करता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? वहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जब ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, तो हर पार्टिकल का एक समूह बनकर एक व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसको मैक्रो स्टेट कहते हैं, स्थूल स्तरीय गुण कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, एक तरह के एनर्जी लेवल वाले पार्टिकल, एक तरह के बिहेवियर, गति और मोमेंटम वाले पार्टिकल एक लॉबी बनाते हैं। लॉबी बनाते हैं कहने का मतलब है कि समूह बनाते हैं। और जहाँ पे ज़्यादातर माइक्रो स्टेट का बिहेवियर जिस तरह से होता है, उस टाइप से मैक्रो स्टेट हमारा दिखता है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी बताया था टिश्यू का, एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल था कि जिस प्रकार के टिश्यू ज़्यादा कहीं पर इकट्ठे होंगे, उस प्रकार का ऑब्जेक्ट बन के निकल के आएगा। ठीक है? ओके। तो उसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम को आगे चल के अंडरस्टैंड करने के लिए हमको कुछ बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की ज़रूरत है, जिसे हम आगे आज लेते हुए चलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले एक है पोजीशन स्पेस, जिसको हम लोग कहेंगे स्थिति आकाश। तो स्थिति आकाश कहने का क्या तात्पर्य है? ओके, तो एक पार्टिकल का पोजीशन स्पेस कहने का मतलब है, जिसको हिंदी में आप स्थिति आकाश कहोगे, कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सिंपल फॉर्म में अगर कहा जाए कि वह त्रिआयामी आकाश या स्पेस, उसी को स्थान कहेंगे, कहीं पे आकाश कहेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें किसी कण का स्थान पूरी तरह से 3 कार्तीय निर्देशांकों या कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थिति आकाश कहते हैं। सिंपल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ते हैं, उसी की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे किसी पार्टिकल का यदि आपको
कोऑर्डिनेट निकालना है तो थोड़े से फॉर्म में अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट dx, dy और dz है, तो इस छोटे से पार्टिकल के चारों ओर घिरा हुआ एक वॉल्यूम एलिमेंट क्या निकलेगा? तो छोटा सा आयतन खंड लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के फॉर्म में dx, dy, dz तीनों कोऑर्डिनेट्स के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। ठीक? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको कहते हैं संवेग आकाश या मोमेंटम स्पेस। तो मोमेंटम स्पेस कहने का क्या तात्पर्य है कि गति की मात्रा कोई कण, अब जनरली हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में गैसेस के तरीकों को स्टडी कर रहे हैं, तो गैस जब मूव करेगा तो हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है और मोमेंटम का डेफिनेशन होता है mv, और मोमेंटम एक्चुअल में फिजिकली किस चीज को प्रदर्शित करता है? गति की मात्रा को, अमाउंट ऑफ मोशन। गति की मात्रा को कौन बताता है जी? मोमेंटम बताता है। गति की करोगे वो वेलोसिटी बताता है। तो कोई पार्टिकल इन विभिन्न तीनों दिशाओं में अलग अलग मोमेंटम प्राप्त करेगा, जिसको dpx, dpy, dpz कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, ये मोमेंटम एक्सिस है कि मोमेंटम भी त्रिआयामी रूप से चारों ओर वितरित होगा। तो x पोर्शन ऑफ द मोमेंटम, y पोर्शन ऑफ द मोमेंटम और z पोर्शन ऑफ द मोमेंटम। तो इस तरह से मोमेंटम स्पेस पे किसी पार्टिकल के मोमेंटम का एक छोटा वॉल्यूम एलिमेंट, जो कि सिंपल तरीके से डी गामा से डिनोट करेंगे। ये डीवी, ये जो लेटर मैं बना रहा हूँ, ये गामा है। इसको हिंदी में हम लोग गामा या इंग्लिश में भी गामा वर्ड से यूज करेंगे। तो डी गामा इट्स अ स्मॉल एलिमेंट इन द मोमेंटम स्पेस, इस तरह से डिफाइन होगा परस्पर लंबवत मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ठीक? अब हमारे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ने के समय एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा, जिसे आप बार-बार किताबों में देखेंगे, जिसको कहते हैं फेज स्पेस। किसे कहते हैं? फेज स्पेस। तो फेज स्पेस या कला आकाश कहने का तात्पर्य है किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड फेज स्पेस या कला आकाश उसे कहते हैं जब आप उसके स्थिति आकाश और मोमेंटम आकाश को कंबाइन कर देते हैं। मतलब स्थिति आकाश और संवेग आकाश के संयोजन को ही हम क्या कहते हैं जी? कला आकाश या फेज स्पेस कहते हैं। और हर पार्टिकल के लिए स्टडी के लिए हमको उसके फेज स्पेस को डिफाइन करना आवश्यक है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो छोटा वॉल्यूम एलिमेंट फेज स्पेस का, जिसको डी टाउ से या डी टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, जो कि वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट स्पेस एंड वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द मोमेंटम स्पेस के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। मतलब उन दोनों छोटे वॉल्यूम एलिमेंट को मिला के हम एक फेज स्पेस का वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक फेज स्पेस जो होता है उसका डायमेंशन कितना होता है जी? 6 डायमेंशनल होता है। 3 उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के डायमेंशन और 3 उसके मोमेंटम सिस्टम के डायमेंशन। तो फेज स्पेस का डायमेंशन अगर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो कितना होता है जी? 6 होता है। जिसमें किसी कण के 3 परस्पर लंबवत स्थिति और संवेग वाले निर्देशांक होते हैं। और पूरे फेज स्पेस का आयतन क्या होगा? ये तो छोटे से एलिमेंट, एक फेज स्पेस में छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम है। अगर पूरे फेज स्पेस का आपको वॉल्यूम निकालना है तो ओवर द रेंज ट्रिपल इंटीग्रल आप कर देंगे, तो डी टाउ का यहाँ पर भी वो इस तरह से हुआ रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे जब होगा तब उसे टा लिखेंगे, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस इज दिस मच एंड फाइनली इसका मीनिंग होता है कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कंप्लीट वॉल्यूम इट मींस गामा ऑफ द पार्टिकल इन द मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। संवेग आकाश में कितना उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम एंड टाउ इज इक्वल टू v इंटू गामा, जहाँ गामा मोमेंटम को दर्शाएगा और ये v उसके नॉर्मल तरीके को। ये एक फंडामेंटल रूल है, इसका यूज बहुत बार करेंगे आगे अपन। हर बेसिक चीज को जब अपन जानेंगे तो ऐसे ही फेज स्पेस का वॉल्यूम निकालेंगे। फेज स्पेस कहने का मतलब है जी कि एक पार्टिकल के साथ जो पूरा एक-एक पार्टिकल को जोड़-जोड़ के जो आप छोटा-छोटा माइक्रो स्टेट बना रहे हैं, वो जो बन रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, उसको कला आकाश कह रहे हैं कंप्लीट फॉर्म में। तो वो कितना आयतन घेर के रखा है, एक ग्रुप ऑफ समूह जो है कितना वो घेर के रखा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको अब और डीपर मैथमेटिकल फॉर्म में जाएं, तो ये है मेरा मोमेंटम स्पेस एक्स, वाई और जेड के अकॉर्डिंग। तो इसका परिणामी क्या होगा? मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार से अगर इस तरह के कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो परिणामी ऐसा लिखते हैं। ठीक? पी मैक्सिमम अधिकतम मान इसका, जो कि पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो ये पी एम जो है इन तीनों डायरेक्शन के मोमेंटम का परिणामी, ये ही विस्तारित होगा रिजल्टेंट के फॉर्म में। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चारों ओर टॉर्च की बीम की तरह चीजें आगे बढ़ेंगी। गति की मात्रा वैसी बढ़ती है, मैंने बताया आपको पहले भी हम लोगों ने।
अपने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इस कंसेप्ट को पढ़ा है कि कोई भी चीज आगे मूव करेगी गैसियस स्टेट में तो वो टॉर्च की बीम की तरह, और बीम का सामने वाला सिरा कैसे होता है जी, गोले की तरह होता है। और कुल मिला के वो एक स्फेयर, अगर मैं और ये कहूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस को भी आप जोड़ लेते हैं तो चारों ओर किसी चीज का फैलना मतलब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये रिजल्टेंट मोमेंटम जो होगा, ये रिजल्टेंट मोमेंटम की वैल्यू ही इस बढ़ने वाले या चारों ओर फैलने वाले गोले की त्रिज्या होगी। और इस प्रकार अगर इस इमेजिनरी मोमेंटम स्फेयर का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो गोले का जो आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर के जगह रिजल्टेंट मोमेंटम का क्यूब ये यहाँ लिखा है हमने। तो मोमेंटम स्पेस का आयतन जो गामा होता है, एक्चुअल में क्या होगा यदि पीएम संवेग का अधिकतम मान है जो कि एक गोले की त्रिज्या के तुल्य है, तो संवेग आकाश का आयतन मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा जी, गामा इज इक्वल टू 4/3 पाई पीएम क्यू। अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि पीएम क्यू आ रहा है, क्यों कहाँ से आ रहा है ना, आगे ये सब आएगा फॉर्मूले में। और वी तो कार्टेशियन रूप से जो वॉल्यूम वो बनाएगा, कार्टेशियन रूप से कोई वॉल्यूम बनाएगा, मान लीजिए एक पॉइंट है और एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिंपल तरीके से एक स्क्वायर बनेगा या घन बनेगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा जी, अगर एक्स वी, और वी का जो भी है अगर एक्स 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 है तो सिंपल तरीके से एक्स का घात 3 अगर बराबर है तो एक वॉल्यूम ये बनेगा। तो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम हम ये निकाले 4/3 पीएम क्यू, वेयर पीएम इज अ रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम स्पेस। तो फाइनली फेज स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फेज स्पेस का वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था, टाई इज इक्वल टू वी इंटू गामा, और गामा का मैथमेटिकली रूप आपने ये निकाला है तो वी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रखें, तो ये फेज स्पेस का कंप्लीट वॉल्यूम निकला इन दी टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यह समीकरण कला आकाश मतलब फेज स्पेस के संपूर्ण आयतन को प्रदर्शित करता है जो कि वी आयतन से घेरे हुए है, जिसका संवेग 0 से pm तक विस्तारित होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला वर्जन हो गया। अब फेज स्पेस के कुछ टाइप होते हैं स्टूडेंट, से परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे परीक्षा में थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कला आकाश से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करिए। तो फेज स्पेस तो हम जान गए, अब उसके टाइप पे आते हैं। तो दो टाइप हैं, एक होता है म्यू स्पेस कहलाता है और एक को बोलते हैं टाउ स्पेस, सॉरी आई एम सॉरी गामा स्पेस। एक होता है म्यू स्पेस और एक होता है गामा स्पेस। म्यू स्पेस को वन लाइन में सिंगल पार्टिकल फेज स्पेस कहा जाता है और गामा स्पेस को एन पार्टिकल फेज स्पेस कहा जाता है। बहुत क्विक तरीके से इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि यह है क्या। तो म्यू स्पेस पहला ये क्या होता है, यह एक कण का मतलब वन पार्टिकल सिंगल पार्टिकल का फेज स्पेस है। मतलब हजारों लाखों पार्टिकल यदि आपके पास हैं, इमेजिनेशन करिए कि बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसमें से किसी एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और उस एक पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट और उस एक पार्टिकल का मोमेंटम कोऑर्डिनेट सब निकाल लीजिए, तो कितने होंगे जी, एक सिंगल पार्टिकल का फेज स्पेस में डायमेंशन कितना होता है, 6 होता है, 6 डायमेंशन है। यह एक कण की स्थिति कि वो कहां पर है और वो कितनी गति से चल रहा है, मतलब मोमेंटम के पूर्ण रूप से ग्राफिक की जानकारी है, जिसको हम लोग म्यू स्पेस कहते हैं, रिलेटेड टू ओनली सिंगल पार्टिकल। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। और गामा स्पेस क्या है, दूसरा टाइप का है, इतना ही लिखना है आपको। और इसका डायमेंशन कितना होता है, इस प्रकार इसका डायमेंशन कितना होता है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डायमेंशन इज इक्वल टू 6, 6 डायमेंशन है, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स की संख्या को हम बोल दिए कि है भाई टोटल नंबर n नंबर ऑफ पार्टिकल है मेरे पास। तो टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल का जो फेज स्पेस आप बनाएंगे वो कहलाएगा गामा स्पेस। इजी तरीके से डेफिनेशन है। अब गामा स्पेस क्या बोलता है, पूरे निकाय या सिस्टम, ठीक, बहुत सारे पार्टिकल से सिस्टम मिलकर बना है ऐसे करके, उसमें n पार्टिकल हैं यदि, तो एन पार्टिकल का कंबाइंड फेज स्पेस जो बनेगा, इसको मिला के जो कंबाइंड फेज स्पेस जिसमें उसके सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इंक्लूड रहेंगे, अर्थात पूरे पूरे गैस का पूरा सिस्टम कह देने का मतलब है कि पूरा गैस है भाई, है ना, कि हर कण के पार्टिकल कहाँ पर है ये आप बता रहे हैं आप, और कितनी गति से वो चल रहा है, इसका एक कंबाइंड ग्राफिक प्लॉटिंग जो हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है, गामा स्पेस कहलाता है। तो भाई एक कण के लिए कितने डायमेंशन होते हैं, 6 डायमेंशन होते हैं। तो एन कण के लिए कितने डायमेंशन हो जाएंगे, 6 एन डायमेंशन हो जाएंगे। तो गामा स्पेस का डायमेंशन कितना है करके अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो कितना लिखेंगे जी, 6 एन डायमेंशन। और म्यू स्पेस का डायमेंशन कितना है करके अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कितना है जी, सिर्फ 6 होंगे।
ठीक? तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। कुछ और पॉइंट गामा स्पेस के बारे में यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ये तो ये हो गया, ठीक? म्यू स्पेस का, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गामा स्पेस से रिलेटेड और क्या चीज़ है? तो देखिए गामा स्पेस बड़ा है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स के कलेक्शन मतलब पूरे-पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड और गामा स्पेस का एक पॉइंट पूरे निकाय का एक माइक्रो स्टेट होता है, पूरे सिस्टम का एक माइक्रो स्टेट होता है, ना कि एक पार्टिकल का। थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रो स्टेट तभी गिन सकते हैं जब हम पूरे सिस्टम के फेस पॉइंट को देखें। तो चूंकि आगे चल के आपको थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को स्टैटिस्टिकल व्यू से स्टडी करना है, इसलिए कौन सा स्पेस हमारे लिए फेवरेबल है जी? म्यू स्पेस फेवरेबल है कि गामा स्पेस? तो कौन सा स्पेस? गामा स्पेस इज ए मोर फेवरेबल बिकॉज वी कंसिडर द होल सिस्टम, द ऑल काइंड ऑफ पार्टिकल, all type of माइक्रो स्टेट्स, अ कलेक्शन ऑफ फेज स्पेस। तो गामा स्पेस का यूज किया जाता है थर्मोडायनेमिकल स्टडी करने के लिए, ठीक है? और अगर आप एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं तो कौन सा स्पेस यूज करेंगे? म्यू स्पेस। एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू गामा स्पेस से ही निकाला जाता है। हम एंट्रोपी जो कैलकुलेट करेंगे आगे, वो कहाँ से निकाला जाता है? गामा स्पेस से, जिसमें 6n पार्टिकल इंक्लूड होते हैं। और एक एक पार्टिकल से रिलेटेड माइक्रो स्टेट्स को गिनना और माइक्रो स्टेट्स का जो कलेक्शन होता है वही उसके लिए डब्ल्यू के बराबर होता है, मोस्ट प्रोबेबल कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल। और मोस्ट प्रोबेबल कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल या प्रसंभाव्य सूक्ष्म स्तरों की संख्या जब आप गिन लेते हैं, उसको या डब्ल्यू जिसको बोलते हैं या ओमेगा जिसको बोलते हैं, उसको इस बोल्ट्जमैन सूत्र में रख के हम सिस्टम की एंट्रोपी पता लगा सकते हैं कि एंट्रोपी कितना है। और थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि सिस्टम की एंट्रोपी जहां पर मैक्सिमम होगी वहीं पे सिस्टम पाया जाएगा, वहीं पे वो सिस्टम पाया जाएगा, वहीं पे वो बिहेवियर पाया जाएगा। ये S इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू बोलता है। तो सिस्टम की एंट्रोपी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है जी? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में पार्टिकल सबसे ज्यादा पाए जाने के प्रोबेबिलिटी में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हीट हो जाएगा तो पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, तो वहां पे पाए जाने की प्रायिकता कम होगी। तो ये एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा रिवर्स करता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो ये हमने म्यू स्पेस और गामा स्पेस के बारे में जाना। एक टॉपिक यहाँ पे होता है। सबसे पहले हम लोगों ने फेज स्पेस के बारे में जाना, फेज स्पेस के टाइप के बारे में जाना। अब मूव कर रहा हूँ अलग टॉपिक पे, है ना? अब फेज स्पेस का कहने का मतलब है कि अलग अलग खंड के अकॉर्डिंग बटा हुआ एक खंड, जहां पर पार्टिकल्स अपने स्थान को अपने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग चुन के रहते हैं। अब हमें एक टॉपिक समझना है, क्वांटाइजेशन ऑफ फेज सेल कहने का क्या तात्पर्य है? सिलेबस में जो लिखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस कहने का तात्पर्य है, दो व्यू आपको समझना है, एक क्लासिकल व्यू और एक क्वांटम व्यू। ठीक, तो क्वांटाइजेशन तो क्वांटम से आया है। म्यू स्पेस क्या बताता है? का हर पॉइंट क्या बताता है जी? उस कण के पार्टिकल का एक माइक्रो स्टेट है, इस चीज को बताता है। यदि एक ही निकाय सिस्टम में एन पार्टिकल से मिल के बनता है तो पार्टिकल का अपना एक म्यू स्पेस होता है। फेज सेल कहने का क्या तात्पर्य है कि फेज स्पेस के अंदर पार्टिकल्स जहां पे रहते हैं, उन छोटे छोटे खंडों को हम लोग फेज सेल या फिर कला कोष्ठिका कहते हैं। और इसका न्यूनतम आकार कितना हो, अगर आप इमेजिन करेंगे तो एक हम अदृश्य चीज की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं कि उनका एक घर होगा, उनका जगह होगा, वहां पे वो रहते होंगे। तो जहां पे रहते होंगे उसका एक मिनिमम साइज कितना होगा? तो टाइम के पैरामीटर में इस चीज को डिफाइन करता है, एनर्जी पर टाइम, एनर्जी इनटू टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्लासिकल रूप से क्या कहा जाता है? क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि फेज स्पेस इस तरह से होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये फेज सेल्स से बने हुए और ये एनर्जी का सीट है, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी का स्तर ऐसा है। और एक फेज सेल का जो वैल्यू है वो उसके छोटे से मोमेंटम खंड और छोटे से उसके कार्टेशियन खंड से मिलके बनेगा, और जिसका क्षेत्रफल कहें, अगर 3D में है तो वॉल्यूम कहें, क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि वो एच नॉट के बराबर होता है, एच नॉट। ठीक। और क्लासिकल फिजिक्स ऐसा क्यों कहता है? एक सिद्धांत है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग ने यह कहा था कि किसी भी पार्टिकल से संबंधित आप उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं नाप सकते। मतलब स्थिति और संवेग के मापन में एक अनिश्चितता होती है, जिसका मान उन्होंने
एक प्लांक कांस्टेंट के रूप में दिया। तो क्लासिकल व्यू ये बोलता है कि अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं यहाँ पर, लंबाई ले लूं dpx और चौड़ाई ले लूं dx, तो इस छोटे से खंड का क्षेत्रफल मुझे मिलेगा जिसको क्लासिकल फिजिक्स ने डिफाइन किया था h नॉट। और उसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है जी? अगर आप सीजीएस पद्धति में जाएं तो 10 टू द पावर माइनस 35 अर्ग, अर्ग किसका यूनिट है? ऊर्जा का यूनिट है ना, इनटू सेकंड। तो 10 टू द पावर माइनस 35 अमाउंट का एनर्जी ना, एनर्जी टाइम के कोऑर्डिनेट में h नॉट से ऐसा डिफाइन होता है। और ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता है कि फेज सेल इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब जितना बड़ा आप बढ़ा लीजिए फेस सेल, सबका साइज लगभग लगभग एक जैसा है। इसी तरीके से जितना बड़ा सिस्टम होगा ये चारों ओर, उस चारों दिशाओं में उस तरह से फैलेगा और एक एक सेल का साइज कितना रहेगा? एच नॉट ही रहेगा। लेकिन अगर बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, फेस सेल का साइज बढ़ते चले जाए, तो ओमेगा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक? या नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट भी बढ़ेंगे। भाई जितना जगह, जितना एक-एक पॉइंट रखेंगे, ये माइक्रो स्टेट है, एक-एक जगह एक-एक माइक्रो स्टेट है। तो अब कहने का तात्पर्य है कि सिस्टम जितना बड़ा होते जाएगा, इधर फैलेगा, चारों दिशाओं में फैलेगा, तो फेज सेल भी बढ़ेंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहना है क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो बढ़ते माइक्रो स्टेट्स की संख्या इन्फिनिटी हो सकती है। और अगर इन्फिनिटी है, तो S इज इक्वल टू k log W से log इन्फिनिटी परिभाषित नहीं है। लॉग इन्फिनिटी का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एंट्रोपी फिर आप नहीं निकाल सकते। तो क्लासिकल फिजिक्स की ये प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि फेज स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए वहां पर एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें फिर आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से कि इस पर्टिकुलर फेज सेल का जो वॉल्यूम या क्षेत्रफल है वो h बराबर या फिर प्लांक कांस्टेंट के बराबर है। अगर एक पॉइंट रखा है, सिंगल सिंगल वन डायमेंशनल पॉइंट है, तो h के बराबर। और अगर वो थ्री डायमेंशनली इंक्लूड है, इस तरह से थ्री डायमेंशनली इंक्लूड है, तो जो वॉल्यूम होगा छोटे से फेस सेल का वो h क्यूब या प्लांक कांस्टेंट के क्यूब के बराबर होगा। मतलब एक फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना होता है बोल रहा है वो? h क्यूब के बराबर होता है, जहां पे h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है जी? 6.625 इंटू 10 टू द पावर, आप ये वाला पढ़ते हैं, -34 जूल सेकंड। तो एनर्जी, इतने एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा खंड है, जिसको ही हम लोग फेस सेल का वॉल्यूम कहते हैं। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि फेज सेल में जो माइक्रो स्टेट के रखने के जो जगह है, फेज स्पेस में जो फेज सेल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो अलग-अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं, अलग-अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं और अलग-अलग उनका एनर्जी का लेवल है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है जो वास्तविक दुनिया जैसी चलती है, अमीरी-गरीबी जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग मध्यम वर्गीय हैं, तो एक्चुअल सिस्टम ऐसा है जी उसके कहने का अकॉर्डिंग, कि ये सेल्स का एक ग्रुप है जिसको G1 बोलते हैं, इसका बिहेवियर एक अपने हिसाब से है। एक सेल 2 है जिसका बिहेवियर G2 है, वो अलग तरीके से है। वैसे G3 है, G4, G5, G6, ठीक एक रैंडम तरीके से। तो एक्चुअली जो फेस सेल है, इक्वल तरीके से ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड ना होते हुए ऐसा है। मतलब कहीं पे कम, ज्यादा, डिस्क्रीट डिस्क्रीट, मतलब टूटा-टूटा सा। टूटा-टूटा सा है, इसका कहने का मतलब कि इस स्थिति में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फाइनाइट प्राप्त होंगे आपको, इन्फिनिटी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? तो क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस अनंत की ओर नहीं जाता, बल्कि टूटे हुए अवस्था में होता है। क्वांटम फिजिक्स का कांसेप्ट वही है कि एनर्जी टूटे हुए डिस्क्रीट लेवल पे एक खंड-खंड में बनकर वो होता है। तो माइक्रो स्टेट्स उस तरह से प्राप्त होंगे। एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स की संख्या फिर क्या होती है जी? फाइनाइट होती है, अनंत नहीं होती, एक लिमिट तक होती है। और जब फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो फिर आप S इज इक्वल टू k log W से W की वैल्यू या एंट्रोपी भी फाइनाइट मिलेगी। तो किसी भी सिस्टम के बिहेवियर, उसके एक्सेशन को ढूंढना इजी है। आप इस क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बता सकते हैं। तो फेज सेल के वॉल्यूम को डीटा को h क्यूब दर्शाना, जहां h प्लांक कांस्टेंट के बराबर है, जिसकी वैल्यू इतनी है, जो कि अपने आप में एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी को बताता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3 है, ये G3 है, ये G4 है, ये G5 है। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में कितने खंड हैं, वो सेल्स की संख्या G1 है। कितने पार्टिकल इसके अंदर आ सकते हैं, वो एक पॉइंट डिफाइन होगा ना। इस वाले ग्रुप में कितने पार्टिकल आएंगे जी? 1 2 3 डेट 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 इस करके n तक, है ना? जो भी इसकी संख्या है।
ठीक? इसमें आपका 1, 2, 3 करते-करते एक पॉइंट K तक आ सकते हैं। ठीक? तो वैसे ही करते-करते K1, K2 या N1, ये N1 बोलूँ तो इसको N2 बोल सकता हूँ। तो पार्टिकल्स के रहने की जगहें हैं, अमीरी-गरीबी है यहाँ पर ना। वास्तविक हिसाब से ये रियल क्लासिकल फिजिक्स ऐसा बोलता था, सब बराबर है, सबकी एनर्जी, लेकिन वास्तव रूप में ऐसा नहीं है। ठीक? ऐसे में तो इन्फिनिटी हो जाएगा और सिस्टम फाइंड आउट नहीं कर पाएँगे। तो ये एक्चुअल तरीका है। तो फेज़ सेल के वॉल्यूम को HQ डिफाइन करना और फेज़ सेल को इस तरह से डिस्क्रीट मैनर में डिफाइन करना ही क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ फेज़ सेल कहलाता है। क्वांटाइजेशन कहना कहलाता है कि आपको उसका वॉल्यूम कितना मिलता है जी? h क्यूब के बराबर प्राप्त होता है एक फेज़ सेल का वॉल्यूम क्लासिकली, जो कि h जहाँ प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्वांटम व्यू है और ये क्लासिकल व्यू है। ये दोनों के लिए डायग्राम, ठीक? तो क्वांटाइजेशन ऑफ फेज सेल हमने यहाँ पे जाना। आप इसको अच्छे से समझिएगा, किताब में और देखिएगा क्या है। अब मैं आता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट से अब हम उस चीज को फाइंड करना सीखेंगे जो सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट या प्रसंभाव्य सूक्ष्म स्तरों की संख्या हम कैलकुलेट करेंगे फ्री पार्टिकल के लिए। फ्री पार्टिकल मतलब एक ठो पार्टिकल जो कि फ्री है। फ्री है मतलब जो फ्री मुक्त रूप से एक ठो पार्टिकल घूम रहा है, उसके लिए अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि माइक्रो स्टेट्स की संख्या कितनी होती है। ये जो इतना बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोग कि डब्ल्यू निकालते हैं या स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर हाँ, ये जो निकाला, ये जो टाउ निकाला, फेज स्पेस का वैल्यू निकालेंगे। कितने पार्टिकल के लिए? एक पार्टिकल के लिए। लेकिन आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलके बना है। तो अभी आप देखिएगा कि एक पार्टिकल के लिए जब हम फेज स्पेस में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालते हैं तो कैसे आता है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है ऐसे ही कि नंबर ऑफ एसेसेबल माइक्रो स्टेट फॉर फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशन। ठीक? तो कॉन्सेप्ट भी समझिएगा और एग्जाम के अकॉर्डिंग इसे कैसे अपन लिख के आए वहां पे उसको भी समझिएगा। तो इसमें बढ़ते हैं अपन। तो चलिए जी, अपन अब एक ठो पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के लिए, एक कण के लिए नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट या नंबर ऑफ प्रसंभाव्य सूक्ष्म स्तरों की संख्या को गिनेंगे और निकाल के लेके आएंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, ये सिलेबस में लिखा हुआ है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीखना भी है कि कैसे एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स करेंगे, आगे जाके दो पार्टिकल का देखेंगे। और चूंकि आप तो एक्चुअल में सिस्टम ऐसे पार्टिकल ऐसे सिस्टम से डील करोगे जिसमें एक मोल में 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो कैसे प्रोबेबिलिटी काम करती है उसके एक पीछे के लॉ को भी समझिएगा और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी इसे तैयार करिएगा। ठीक? तो किसी क्या चीज है जी, किस सिलेबस में ऐसा ही लिखा है, आप जरूर देखिएगा सिलेबस। किसी फ्री पार्टिकल के स्थिति व संवेग कहां पर होंगे जी? फेज स्पेस में होंगे, ये हमने जाना है। माइक्रो स्टेट कैसे होगा? माइक्रो स्टेट एक ठो पार्टिकल है, याद रखना, दिमाग में इमेजिन भी जरूर करिएगा। एक ठो माइक्रो स्टेट है तो क्या रहेगा? फेज स्पेस का एक पॉइंट, है ना? वो जो अभी सीट आप देखे थे, चाहे आप क्वांटम में लेंगे तो एक पॉइंट, कोई एक सेल, ये वाला कोई भी एक सेल हमारे एक ठो सिंगल पार्टिकल के लिए जो कि वन डायमेंशन में, याद रखिएगा अभी मैं कंडीशन, अच्छा ठीक है, वन डायमेंशन अभी आया नहीं है, होगा तो ये कि वो एक जगह लेगा। तो कुल माइक्रो स्टेट कितने होंगे? फेज स्पेस का एक बिंदु में टोटल माइक्रो स्टेट कैसे निकाला जाता है उसको जानिए। फेज स्पेस का आयतन निकालेंगे अपन, ठीक, जिसको डी टॉ से रिप्रेजेंट करते थे, याद है? ठीक, ये वाला जो कि बी इंटू गामा होता है, जहां पे गामा मोमेंटम स्पेस के अकॉर्डिंग निकला था। उसको डिवाइड करना है प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पावर से। यहाँ पर n जो है स्वतंत्रता की कोटि है। किसी किसी बुक में आपको h के ऊपर पावर स्मॉल f मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, लिखने लिखने का तरीका है। तो स्वतंत्रता की कोटि से उसको अगर आप फेस स्पेस के आयतन को डिवाइड कर देते हो तो जो निकल के आता है वो माइक्रो स्टेट्स की संख्या होती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब है कि कोई पार्टिकल फ्रीली तरीके से कितने दिशाओं में मूव कर सकता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो वन डायमेंशन के फॉर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, थ्री डायमेंशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से 3 दिशाओं में जा सकता है। तो कहीं कहीं इसको एफ या एन लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, इससे माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे। और फ्री पार्टिकल की टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो फ्री पार्टिकल है, आजादी से अपना घूम सकता है, तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं जी। तो टोटल एनर्जी जो होगी 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ही होगी। और काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में हम लोग कन्वर्ट करें
तो चूंकि एम वी की जगह p लिख सकते हैं, तो एक m का ऊपर नीचे गुणा करके आप इसको E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हो, जो कि इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिक है। अब टॉपिक यहां से चालू होता है। अब हम कंसीडर करते हैं कि अगर मेरा पार्टिकल वन डायमेंशन में है, वन डायमेंशनली फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्टिकल वन डायमेंशन में है, मतलब एक विमीय स्वतंत्र कण हेतु हमें संभाव्य माइक्रोस्टेट की संख्या ज्ञात करनी है। हिंदी के बुक में कभी कभी प्रसंभाव्य भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वही मतलब है ना। अब क्या है मेन फंडा, क्या है, एक डायमेंशन में पोजीशन क्या है, एक्स है, और मोमेंटम क्या है जी, पी है। फेज स्पेस किससे मिलके बनेगा जी, फेज स्पेस मिलके बनेगा कार्टेशियन सिस्टम से और मोमेंटम दोनों से मिला के, और एक एक ठो ही रहेगा ना, क्योंकि एक ठो पार्टिकल है। तो फेज स्पेस जो बनेगा वो एक्स और पी से मिलके बनेगा, तो 2D टू डायमेंशनल एक प्लेन मिलेगा, प्लेन, वॉल्यूम नहीं मिलेगा, प्लेन मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा आपको कुछ ना कुछ, जिसको फेज स्पेस प्लेन बोलोगे, क्योंकि दो चीजें हैं। तो फेज स्पेस प्लेन में अगर कोई बॉक्स, अगर छोटा सा वो सेल की बात करते हो यहाँ पर, तो उसका एक एल लंबाई होगा। तो स्थिति आकाश का आयतन, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स दिशा में वो कितना फैलाव होगा, एक्स दिशा में जो भी उसकी वैल्यू होगी उसी को एल बोल रहे हैं। तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम, क्योंकि एक ही दिशा में वन डायमेंशन में ही जा सकता है ना, याद रखेंगे, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। पार्टिकल केवल वन डायमेंशन में मूव कर सकता है, तो वन डायमेंशन मतलब सिर्फ लंबाई होती है। तो आयतन कहने का तात्पर्य है, स्थिति आकाश का आयतन कहने का तात्पर्य है सिर्फ लंबाई, क्योंकि वन डायमेंशन में सिर्फ लंबाई होगी बॉक्स की, बॉक्स तो होगा ही नहीं, सिर्फ लंबाई होगी, ऐसा बोल सकते हो, v इज इक्वल टू एल। हम क्या खोज रहे हैं जी, कंफ्यूज मत होइएगा, टाई इज इक्वल टू हमें निकालना है v इंटू गामा। तो v मैं निकाल रहा हूं, तो v क्या होगा, सिर्फ l होगा, क्योंकि वन डायरेक्शन में ही वो मूवमेंट होगा। अब मुझे निकालना है गामा, तो गामा कैसे कैलकुलेट करोगे, एक सिंगल पार्टिकल के लिए गामा कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एनर्जी E का वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, p का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस 2m ही, मतलब p की दो वैल्यू है, एक माइनस है और एक प्लस है, मतलब पार्टिकल जो है वन डायमेंशन मोशन अगर कर रहा है, तो वो एक मिनिमम मोमेंटम एरिया से मैक्सिमम मोमेंटम एरिया में जाएगा, जिसकी दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है। था संवेग का रेंज क्या है जी, -2m से मोमेंटम +2m तक जाएगा। तो टोटल संवेग क्या होगा, ये तो रेंज हो गया ना, इस पॉइंट का संवेग और इस पॉइंट का संवेग, एक -2m है से लेके +2m तक जाएगा, लेकिन क्वांटिटी वाइज मोमेंटम कितना है, √2m। क्वांटिटी वाइज, ये दिशा वाइज है तो माइनस है। तो कुल संवेग कितना हो जाएगा, कुल संवेग इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पार्टिकल का कुल संवेग कितना हो जाएगा, यहाँ वाला संवेग और यहाँ वाला संवेग दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना होगा जी, 2m। तो 2m हमारा टोटल मोमेंटम हो गया। तो फेज स्पेस का आयतन क्या होगा, फेज स्पेस का आयतन, टा का आयतन क्या होता है, v इंटू मोमेंट गामा, जो कि गामा क्या होता है, कुल संवेग की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे संवेग स्पेस का कोई वॉल्यूम तो है नहीं। देखिए ये फेज डायग्राम है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक एल दिशा में जाएगा, तो ये एक्स का वैल्यू है, तो एल ये हम लोग एक ही दिशा में जा सकता है, और मोमेंटम को एक एक्सिस में लिए हैं, ये 2D प्लेन है, जिसको एक्स और पी फेज फेज प्लेन बोलते हैं। ये फेज प्लेन है ना, कोई एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस का कंसेप्ट नहीं है, फेज प्लेन है ना। तो मोमेंटम कहाँ से जी, -2m से +2m तक दो ही दिशा में जा सकता है, उसके कंसेप्ट से निकल के आया है। तो फेज स्पेस का वॉल्यूम क्या निकलेगा, टा के जगह v के जगह l है, और गामा के जगह 2m टोटल मोमेंटम का ये वैल्यू। तो फेज स्पेस में कुल माइक्रोस्टेट की संख्या हमने क्या जाना था फॉर्मूला, कि उसको प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दीजिए। तो h के ऊपर पावर n, और n क्या है जी, 1 है। तो फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना है, इतना, उसको डिवाइड कर देंगे h से, h के ऊपर n का पावर 1, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक है और वो एक ही तरीके से जा सकता है। तो ये जो निकाल के लेके आए आप, l इंटू टू √2me अपॉन h, ये क्या कहलाएगा, प्रसंभाव्य सूक्ष्म स्तरों की संख्या, जिसको W1DE या फिर कहीं कहीं नोटेशन में ओमेगा 1DE भी लिखते हैं, इसलिए इस नोटेशन में भी लिख दिया हूं, जिसका मान होगा 2L/H √2me। ये प्रसंभाव्य माइक्रो स्टेट्स की संख्या है, सूक्ष्म स्तरों की संख्या है। तो वन डायमेंशन में पार्टिकल के लिए ये मिल गया, ठीक। एक्स कितना है, 0 से L तक,
P कितना है +2 me से -2 me तक। टोटल फेज एरिया कितना है L इंटू 2 me। ये फेज डायग्राम कहलाता है। ऐसा आपको डायग्राम भी बना के आना है वहां पर। तो ये वन सिंगल पार्टिकल वन डायमेंशनल में जब मूव करता है तो उसके लिए एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट कितना होता है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला निकल के आया है। अब पार्टिकल को अपन लोग देखते हैं कि जब वो 3D में है, सॉरी, पार्टिकल 3 डायमेंशन में जब मूव कर सकता है, घूम सकता है, तब नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट या एनर्जी के स्टेट्स कैसे होंगे उसे आपको कैलकुलेट करना है। तो अब थोड़ा इमेजिनेशन फिर से स्टार्ट करिए। त्रिविमा में स्वतंत्र कण हेतु प्रसंभाव्य संभाव्य माइक्रो स्टेट्स की गणना कर रहे हैं हम लोग। इस अवस्था में कण तीनों दिशाओं में जा सकता है स्टूडेंट्स। तो पोजीशन एक्स वाई जेड होगा, मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड होगा। तो स्थिति आकाश का आयतन क्या होगा? स्थिति आकाश ना, पोजीशन पोजीशन स्पेस का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम वी होगा। कुछ ना कुछ वॉल्यूम आएगा ना एक्स वाई जेड को मिला के, तो वी होगा। अब वी क्या होगा? अपने आप में एक बॉक्स का वॉल्यूम होगा, क्योंकि एक अब 3D हो गया। तो 3D हो गया तो बॉक्स बनेगा, तो बॉक्स का वॉल्यूम। ठीक। अब एनर्जी कितनी होगी? तो फ्री पार्टिकल है तो एनर्जी तो हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m है। लेकिन अब ये पी जो है तीनों दिशाओं में फैल रहा है, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर परिणाम ही होगा इसका, कि मोमेंटम इस तरह से फैलेगा। और इसका ये जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वही इस तीनों दिशाओं में फैलने वाले स्फीयर का रेडियस होगा, याद रखेंगे। तो मोमेंटम स्पेस का रेडियस कितना है? पी है, जो कि रिजल्टेंट है। और पी का मान कितना है जी? यहां से अगर आप निकालोगे तो P का मान आपके पास अंडर रूट में 2me है। पॉजिटिव वैल्यू लूं तो प्लस माइनस तो होता है, बट ये P है। तो जो P रिजल्टेंट है, जो कि 3 भागों से मिलकर बना है, Px Py प्लस Pz से, तो यही उस मोमेंटम स्पेस का रेडियस है मेरा। और ये जो गोला बढ़ते हुए चले जाएगा 3 डायमेंशनल में, जो मैं गामा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द मोमेंटम स्पेस, जिसका मान मैं निकालूंगा मोमेंटम स्पेस में त्रिज्या कितनी होगी? इतनी होगी, ये जी, ये वाली। और मैं निकालना चाह रहा हूँ मोमेंटम स्पेस का आयतन, जो कि कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कितना है? पी क्यूब। और पी का मान कितना है यहाँ पर मेरे लिए? 2me। तो 2me की पावर 3 या 4/3 पाई 2me की पावर 3/2, ये आपने निकाला है। ये क्या चीज है जी? ये गामा की वैल्यू है। ठीक है, मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम। इस डायग्राम पे आऊंगा मैं, पहले आगे इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो फेज सेल का आयतन क्या होता है जी? आयतन v और मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम, जिसको गामा बोलते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v है, जो भी आएगा आएगा। तो v की जगह v रख दीजिए और इसको रख दिए। अच्छा, तो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या करेंगे? प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में है तो h की पावर n। तो फेज स्पेस का वॉल्यूम ये हम निकाल चुके हैं यहाँ से। इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? h की पावर 3 से, जहाँ h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। ऐसा लिख लीजिए ओमेगा के फॉर्म में, या तो डब्ल्यू के फॉर्म में लिख लीजिए कि v अपॉन एच क्यूब 4/3 पाई 2me की पावर 3/2। ये सिंगल पार्टिकल जो कि 3 डायमेंशन में है, उसके लिए एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स की संख्या है, जो कि इस सूत्र से दिया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि देखिए ठीक ठाक एक फॉर्मूला निकल के आया है, जबकि हम लोग तो सिर्फ एक ठो पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं 1 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तो ये फॉर्मूला है ना, पेपर में आएगा तो ये यहाँ तक इसको डिराइव करके निकाल के लेके आना है। ये चीज हो गया। ठीक। थोड़ा रिजल्ट से बात करते हैं, फिर मैं उस डायग्राम पे आऊंगा। ये कैसे काम करेगा? ये फेज डायग्राम है ना, ये फेज डायग्राम है। पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पार्टिकल के माइक्रो स्टेट्स इस तरह से अपने जगह प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे ये मोमेंटम का स्फीयर आगे बढ़ते चले जाएगा, तो पार्टिकल्स अपने स्थान चयन इस तरह से करेंगे। तो ये इस तरह का ये डॉट पॉइंट जो बना हुआ है वही फेज डायग्राम है। किसके लिए जी? सिंगल पार्टिकल के लिए 3D में फेज डायग्राम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। अब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चार्ट और डायग्राम बना के दे देता है, और उसमें से आपसे पूछता है कि सिंगल पार्टिकल के लिए 3D में फेज डायग्राम क्या होगा। तो इस तरह के जो आपको ऑब्जेक्टिव को वहां पे टिक करना होता है। खैर, अभी तो वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट्स क्या निकला दोनों चीज को जब हम लोगों ने स्टडी किया, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में, तो क्या मिला? 1 डायमेंशनल में संवेग केवल 2 दिशाओं में जा सकता था, प्लस पी और माइनस पी, इसलिए एक्सपोनेंट कितना था? 1/2 था। 3D में संवेग जो है गोले की तरह फैलता है, इसलिए एक्सपोनेंट जो है 3/2 है। किसकी बात कर रहा है एक्सपोनेंट की? मतलब इसकी। ये एक्सपोनेंट देखिए यहाँ 3 डायमेंशन में 3/2 है, और जब 1 था तो 1/2 था। कहने का तात्पर्य है उसका, ये देखिए, ये इसको ऐसे लिखूंगा ना, 2L/HR और 2M
ई की पावर 1/2, तो ये एक्सपोनेंट की बात। तो 2me के ऊपर एक्सपोनेंट 1/2 है जब 1 डायमेंशन में था, और 2me के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो 3/2 है जब वो 3 डायमेंशन में था। आगे चल के ओके, क्या समझ में आया? ये 1/2 था और ये 3/2 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो क्या समझ में आया कि डायमेंशन को बढ़ाओगे, 1D से हम लोग 3D में गए, तो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की संख्या क्या होगी जी? तेजी से बढ़ेगी। पहले 1/2 था, मतलब 0.5 था। फिर आपको 3/2 मिला है जो कि 1.5 है पावर में। दोनों में बड़ा ये है ना। और कब बढ़ा? ये 1D था, ये 3D था। तो वो बोल रहा है कि डायमेंशन को बढ़ाने से एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की संख्या बढ़ती है। और एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? तो एंट्रोपी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, और ओमेगा आपने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ या फिर एक्स एक्स जो के लॉग डब्ल्यू से निकाली जा सकती है, इसमें निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये आपने कैलकुलेट किया, पेपर में आएगा, सिलेबस में जैसा लिखा है कि 1D और 3D के लिए फ्री पार्टिकल के लिए एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स की संख्या, तो यहाँ तक आपको करके आना है। ठीक है, अब इस पे आगे मैं फिर से अब छोटे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक टॉपिक यहाँ तक फिर कंप्लीट होता है ना हमारा, सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूले को निकाल के लेके आना है, और इसका जो आउटपुट आपने दिमाग में आया उसको भी लेके चलना है। ठीक, तो ये चीज हुआ सिंगल पार्टिकल के लिए। अब इसी में छोटे-छोटे चीजें आपको और आगे चल के जब अपन हेवी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। एक होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट या घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो आपको सिर्फ ये करना है कि एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स का जो इक्वेशन निकलता है उसको एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। प्रति इकाई ऊर्जा पर माइक्रो स्टेट्स की संख्या, तो माइक्रो स्टेट्स की संख्या आप चाहे 1D 3D जिसके लिए भी निकाले हैं ये इक्वेशन, इसको एनर्जी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो चीज निकल के आएगा वो कहलाएगा ऊर्जा घनत्व या डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसको जीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी इज इक्वल टू डी बटे डी ओमेगा ई, और डी डब्ल्यू बटे डी डब्ल्यू ओमेगा ई। चूंकि कई किताबों में दोनों नोटेशंस रहते हैं इसलिए मैंने डबल यहाँ पे लिखा है। तो जब हल करोगे 1D के लिए एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलने वाला है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है। और 3D के लिए जो ओमेगा ई आया है, 3D के लिए उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। तो 3D में जब सॉल्व करते हो आप, तो देखो यहाँ पे e की पावर में कितना आता है जी? 1/2। और ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम के तुल्य है कि एनर्जी 1/2 पोर्शन के अकॉर्डिंग, सिंगल पार्टिकल के अकॉर्डिंग बन जाती है। या फिर इसका कहने का तात्पर्य है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, मतलब तीनों दिशाओं में एनर्जी 1/2 1/2 1/2, इसी को इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी केटी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। वो थ्योरम इस सिलेबस में है आपके यूनिट में कि ऊर्जा का समविभाज नियम क्या है, और वो चीज मैंने इसी मेथड्स के अकॉर्डिंग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले पेपर में, जिसको DSC है, उसमें कंप्लीट किया है। वहां पे आप जाके जरूर देखें, और इस पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ऊर्जा का समविभाज नियम क्या है उसको प्रूव कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा, एंट्रोपी, एंट्रोपी कैसे निकलेगा? तो एंट्रोपी इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू होता है। तो 1D के लिए ये है, आपने सिर्फ डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, और 3D के लिए कितना है जी? आपने सिर्फ डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी है। तो अगर आपका एग्जामिनर आपसे थोड़े से एक दो कदम आगे क्वेश्चन पूछता है कि 1 डायमेंशनल पार्टिकल के लिए एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स निकालिए 1D में और 3D में, साथ ही साथ ऊर्जा घनत्व निकालिए और साथ ही साथ एंट्रोपी भी निकालिए, तो ये जो बक्सों में मैं घेरा हुआ हूँ, ये इन चीजों को भी आपको वहां पे फॉर्मूला वर्जन में लिख के निकाल के लेके आना है। तो बेसिक कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे क्रस्ट क्या निकल के आया है कि यदि आप ओमेगा ई निकाल लेते हैं, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स की संख्या निकाल लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को यदि आप एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, तो वो जो निकल के आएगा वो कहलाएगा आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब आप किसी भी टाइप के सिस्टम के लिए निकालिए, हमको जब हम माइक्रो एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट कैलकुलेट कर लें, उसे हमें सिंपल एनर्जी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। जो निकल के आएगा वो हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट कहलाता है। और एंट्रोपी तो आप बोल्ट्जमैन रिलेशन S इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू से निकाल सकते हो। तो ये एक एडिशनल जानकारी यहाँ पे इस टॉपिक के तहत हुई। जितना पूछता है उतने अकॉर्डिंग आप इसको बना के आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक रहा स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अभी आप सिंगल पार्टिकल के लिए 1 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में माइक्रो स्टेट कैलकुलेट किए।
अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके यूनिट नंबर 3 में है टॉपिक ये वाला, और एज इट इज लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल है कि आएगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमें एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स की गणना करनी है, प्रसंभाव्य सूक्ष्म स्तरों की गणना करनी है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो पहले पार्टिकल सिंगल था, अब उससे थोड़ा सा सिस्टम को हम लोग कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा होता है जी? फ्री पार्टिकल कैसा था? ये फ्री पार्टिकल कहीं भी घूम फिर सकता है, 1D 3D सही में। लेकिन अगर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मतलब उसको रस्सी से बांधोगे ऐसा पेंडुलम को, और ये एक पार्टिकल को हमने एक जगह बांध दिया है। पार्टिकल अभी भी एक ठो है, पार्टिकल अभी भी एक ठो है, और इसको x दूरी की एक रस्सी से आपने बांध दिया है। और ये क्या करता है जी? सरल आवर्त दोलन दोलन करता है ना? सरल आवर्त दोलन करता है इस तरह से। ये ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे, ठीक? तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिस्टम है। तो यहाँ पे सिस्टम एक पार्टिकल एक कांस्टेंट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब इसके इस तरह के ऑसिलेशन में हमको देखना है, ऑसिलेटर को ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को ये माना जाता है कि वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स एक छोटे-छोटे दोलित्र की तरह व्यवहार करते हैं फिजिक्स में। हर मॉलिक्यूल्स, आप दिमाग में सोचिए, 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं एक पूरे सिस्टम में। तो हर मॉलिक्यूल्स एनर्जी पाके अपनी जगह पर ऑसिलेट करता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑसिलेशन के थ्रू करता है। इसलिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो मॉडल है, वो ठीक-ठाक एक कंपैरेटिवली स्टडी देता है हमको गैस की या सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को पढ़ने जानने के लिए। इसलिए यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्वांटम प्रोस्पेक्टिव से, माइक्रो स्टेट के प्रोस्पेक्टिव से हम जानेंगे और निकालेंगे कि कितना माइक्रो स्टेट वहाँ पे निकल रहा है। तो ये पहले वाले से थोड़ा-सा सिस्टम को अब कॉम्प्लेक्स किए हैं। अभी भी पार्टिकल एक ही ठो है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई माना m द्रव्यमान का एक सरल आवर्ती दोलित्र न्यू, v को थोड़ा-सा घुमा के बना देते हैं, उसको न्यू बोलते हैं, आवृत्ति से दोलन कर रहा है, ठीक? फ्रीक्वेंसी तो रहेगी कुछ ना कुछ। हमें ऊर्जा स्तर 0 से E के मध्य में फेज सेल या में कला कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। फेज सेल के अंदर कितने माइक्रो स्टेट बनेंगे उसकी संख्या ज्ञात करनी है। फेज डायग्राम में एक x एवं एक p निर्देशांक होंगे, एक इसका x कोऑर्डिनेट होगा और एक इसका मोमेंटम भी होगा भाई। और चूंकि ऑसिलेटर है तो अब इसकी जो टोटल एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा इसमें। फ्री पार्टिकल में स्थितिज ऊर्जा नहीं था। और टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेटर के लिए कैसे दिया जाता है जी? 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहाँ के बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट, ये आप पढ़े हुए हैं तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। और काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल के लिए कैसा निकालते हैं जी? 1/2 mv स्क्वायर को आप p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं, ये भी कर चुके हैं। तो अब हमारा एनर्जी का इक्वेशन फ्री पार्टिकल के कंपैरिजन में ये बना है, जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी है कि 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये आपने एनर्जी निकाली, है ना? ई का मान निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा इस इक्वेशन को सेट करते हैं जी, समझिएगा ना। तो ये 2 एलसीएम आ गया, इधर चले गया के एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन m, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट अगर आप करोगे तो 2e को नीचे लेके आओगे तो ये एक्स स्क्वायर बटे 2e बटे के प्लस पी स्क्वायर बटे 2m इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 2 जो बन के आता है इस तरह से, वो अपने आप में एक दीर्घवृत्त के इक्वेशन जैसा है। तो जब उसको हम लोग दीर्घवृत्त के आइडियल इक्वेशन से तुलना करते हैं तो हमें मिलता है कि जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की वैल्यू मिलती है, जो ए और बी होता है, वो लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष कहा जाता है जी। यहाँ ए दीर्घ अक्ष है, जो बड़ा है ये वाला अक्ष, और बी आपका लघु अक्ष है। तो ए स्क्वायर के जगह 2e बटे के है और बी स्क्वायर के जगह 2me है। तो ए स्क्वायर का मान 2e बटे के और बी स्क्वायर का मान 2me, ठीक? तो यहाँ पे b की वैल्यू स्क्वायर रूट में 2me मिलेगी, मतलब ये दूरी हमारी कितनी है? 2me है। और ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दीर्घवृत्त के अकॉर्डिंग ये वाली दूरी हमारी अंडर रूट 2e बटे के है, ठीक? तो हमें ये निकालना है, ये भी 2D प्लेन है। दीर्घवृत्त क्या है? अपने आप में 3D नहीं है, 2D है। ऑसिलेटर कैसे मूव करता है जी? ऑसिलेटर कैसे मूव करता है? ऑसिलेशन ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे। तो 2 डायमेंशनल मोशन है इसका, 2 डायमेंशन, 2 वे प्लेन में है, ठीक? 2 डायमेंशनल मोशन कहने का मतलब है प्लेन के अकॉर्डिंग ना, ऐसे आप बोलेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन है, बट प्लेन उसका जो 2D बनता है, जो शेप जो बन रहा है वो दीर्घवृत्त की तरह बन रहा है। तो
यहाँ पे हमको फेस सेल का वॉल्यूम निकालना पड़ता है कार्टेशियन रूप में, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, एरिया पाएंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं उसको समझिए कि दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जिसको ही हम क्या कहेंगे, फेज एरिया बोलेंगे। तो एक फेज एरिया, ये फॉर्मूला होता है दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, पाई ए बी होता है, जहां ए और बी उसके मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं। तो एरिया कैसे निकालोगे आप कि ए इज इक्वल टू पाई, ए का मान रख दिए 2e/k और बी का मान रख दिए 2me, और दोनों स्क्वायर रूट में था, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ए का मान ऐसा आएगा, ऐसे आएगा। तो ये स्क्वायर रूट में आपको वैल्यू मिल गया, ये मिल गया पाई करके इतना। और फाइनली थोड़ा सा इसको सेटअप करोगे तो ए का मान 2 पाई ई, ये 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएगा और ई भी बाहर निकल जाएगा, m/k की पावर 1/2। तो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट कितना होगा जी? एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या होगा, नियम क्या बोलता है, उसको प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 1 ही है, 1 वे वो घूम रहा है इस तरह से, ठीक, तो 1 है। या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो जो कॉन्सेप्ट था कि एच प्लांक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग फेस सेल होता है, तो हमने सिंपली जो निकल के आया था यहाँ पर फेज सेल का जो एरिया, ठीक, उसको डिवाइड कर दिया हमारे प्लांक कांस्टेंट से। क्लियर? अब चूंकि दोलित्र की आवृत्ति हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू 1/2πk/m, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है ना, एक सरल आवर्त दोलित्र की आवृत्ति का सूत्र ये होता है। तो यहां से अगर मैं m/k की वैल्यू निकालूं इस सूत्र से, तो ये मिलेगा 1/2π न्यू। और समीकरण 3 में इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो मेरे को ओमेगा ई की वैल्यू 2πe और 1/2π न्यू, तो कैंसिल आउट होकर e/h न्यू मिलेगा। और ई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो एच न्यू इंटू एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, ये एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की संख्या ये है, ये निकल गए। अब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एच न्यू ओमेगा ई, एच न्यू ओमेगा ई। अब यदि दोलित्र ऑसिलेटर को इस प्रकार से हम लोग कंट्रोल करते हैं कि प्रसंभाव्य सूक्ष्म अवस्था जो ओमेगा ई है, जो माइक्रोस्टेट है, की संख्या हमको हमेशा पूर्णांक के रूप में मिले, पूर्णांक के रूप में मिले, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 1 2 3 डेट 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 करते करते कहां तक जी, एन नंबर तक पूर्ण संख्या के रूप में। तो आपको E इज इक्वल टू एन एच न्यू प्राप्त होगा। ओमेगा ई के जगह हम लोग क्या रख लेंगे, एन रख लेंगे, और जो कि एनर्जी के बिहेवियर को शो कर रहा है, किसके लिए, ऑसिलेटर के लिए, और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस चीज को प्रदर्शित करता है कि E इज इक्वल टू एन एच न्यू है। मतलब एन का मान, पहला एनर्जी लेवल क्या रहेगा आपके लिए, पहला एनर्जी एच न्यू, दूसरा 2h न्यू, फिर तीसरा 3h न्यू, मतलब डिस्क्रीट मैनर में, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं। यह स्पष्ट है कि ऊर्जा असतत अवस्था में प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि डिस्क्रीट मैनर में, जो कि एच न्यू की पूर्ण गुणज होगी। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ऑसिलेटर के एनर्जी स्टेट को वेल डिफाइन करता है। ये फेज डायग्राम है जी, एक ऑसिलेटर के लिए फेज डायग्राम कैसे होगा, एक ऑसिलेशन होगा तो h बराबर 0, दूसरे ऑसिलेशन h इज इक्वल टू 1, तीसरा ऑसिलेशन h इज इक्वल टू 3, चौथा ऑसिलेशन। तो ये इस तरह से जो शेप बनता है इसको बोलते हैं फेज डायग्राम, इसको बोलते हैं एक्सपी प्लेन। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कितना किस टाइप का फेज स्पेस होता है, वो कैसा दिखता है, उसको आपको इलेक्ट करना रहता है। तो ये फेज डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे कैसे किए हम लोग, यहाँ पर भी वही चीज कैलकुलेट किए हैं ना, यहाँ पर भी हम लोगों ने वही चीज कैलकुलेट किया है, निकाले हैं भाई एक्चुअली में कितना फेज सेल है, का एरिया कितना है। अब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंपल 2D था और लेंथ उतना ही था यहाँ पर। तो टाउ की वैल्यू आप फेज एरिया जो निकाले हैं उसके बराबर है, टोटल वो पूरा कवर कर रहा है उसमें, जिसमें मोमेंटम का भी कंसेप्ट है और मोमेंटम का कंसेप्ट इसके अंदर आ गया है। और ये जो निकाल के लेके आए, इसी को हम लोगों ने h क्वांटिटी से जो डिवाइड किया, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 था, और बेसिक फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से जब उसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे हम एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स का कैलकुलेशन को महत्व ना देते हुए ऑसिलेटर की एनर्जी कैसी होगी उस पे बात कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है कि ऑसिलेटर की जो एनर्जी है ना वो केटी होता है, और केटी होता है मतलब के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर उसका
तो एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कोई इसमें नियम नहीं है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब आपने इसका यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट किया, ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता था कि ऑसिलेटर की एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। तो कंटिन्यूअस होगी तो वैसे में तो पेंडुलम इंफिनिटी टाइम तक ऑसिलेट करता ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक खंड में, छोटे-छोटे खंड में अपनी एनर्जी प्राप्त करता है, जिसको डिस्क्रीट मैनर बोलते हैं। और जब हम लोग इस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कांसेप्ट से भी इस चीज़ पे गए, तो हमें E इज़ इक्वल टू एच न्यू ही प्राप्त हुआ, जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट के गुणज में और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे ऑसिलेटर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जो कि स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको समझाना है। ये यूनिट नंबर 3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछेगा कि ट्रांजिशन इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की हार्मोनिक सॉरी ऑसिलेटर के बिहेवियर को आपको बताना है स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से। तो आपको ये एज इट इज बना के आना है, ये डायग्राम और ये वाला यहाँ तक प्राप्त करके उसके फाइनल एनर्जी के लिए इक्वेशन प्राप्त करना है और लास्ट में कंक्लूजन ये देना है भाई, इस प्रकार स्पष्ट है कि ऊर्जा असतत अवस्था में प्राप्त होती है, न कि सतत अवस्था के रूप में, अर्थात डिस्क्रीट मैनर में प्राप्त होती है, जो कि एच न्यू की पूर्ण गुणज होती है। और ये आप उसका फेज डायग्राम बना के आएंगे। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रिपेयर करेंगे। यूनिट नंबर 3 का है ये हमारा। अब आते हैं एक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक के बारे में। ये पेपर में डेफिनेटली आने ही वाला है, ये तो रहेगा ही, एग्जामिनर लोगों का ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है। एंसेम्बल्स के बारे में, गिब्स ने एंसेम्बल्स जो दिए थे उसके बारे में है। तो मैं अगर रफली आपको बताऊं, तो क्वांटम जब क्वांटाइजेशन अब हमने सीखा, तो कहाँ गया जी हमारा डायग्राम, वन सेकेंड स्टूडेंट्स, ये वाला, ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। और ये क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला एक्चुअल में ऐसा रहता है, अमीरी गरीबी रहती है, एक समानता नहीं रहती है एनर्जी स्टेट में। तो ये जो ग्रुप बना बना है ना, गिब्स ने इनके कॉम्बिनेशंस को ही एंसेम्बल कहा है। गिब्स ने वो जो अलग अलग ग्रुप बनाया जिसके बिहेवियर, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन और जो एक नियम कानून होंगे, वो गिब्स ने अलग अलग जो खंड में बनाया, समूह बनाया, वो वही क्या है, संयोजन है, एंसेम्बल्स है। जैसे यार सिंपल तरीके से आप हो तो ह्यूमन, मानव हो, तो पार्टिकल हो एक, ठीक, अब पार्टिकल हो एक, तो बाहर से कैसे दिखते हो, आपका स्थूल स्तर कैसा है, तो आपका हाइट है, वजन है, रंग है, रूप है, आकार है, ये आपका मैक्रो स्टेट हो गया। अब एक पार्टिकल के तौर पे अगर मैं आपको देखूं, तो आप सिंगल पार्टिकल हो, आपका माइक्रो स्टेट भी है अगर आपको सिंगल पार्टिकल की तरह तुलना किया जाए। तो अब जिस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता है कि सब पार्टिकल एक समान है, ऐसे तो आप हो नहीं, वास्तव में हो नहीं, बहुत सारी वैराइटीज हैं, अलग-अलग प्रकार के लोग दुनिया में रह रहे हैं, अलग-अलग जात प्रजात के रह रहे हैं। उसके बाद अमीरी गरीबी भी डिफाइंड है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कुछ लोगों के पास वो बहुत गरीब, बहुत दरिद्र हैं, उनके एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। कुछ लोगों का एनर्जी लेवल मिडल है, तो मिडल क्लास कहलाते हैं उसको। अब इसमें लॉबी बनती है, ग्रुप। अब लॉबी कहने का मतलब है, गिब्स का कहना है कि भाई इनके साथ-साथ कुछ ग्रुपिंग भी होती है, संयोजन होता है। उन संयोजन को अगर समझ लें तो ये चीज़ भी अपन समझ सकते हैं। जैसे अब भाई मैं कहूँ कि कोई, अब कास्ट को ले लीजिए, आप लोग अगर ह्यूमन हो, तो आप लोगों का कोई ना कोई कास्ट है और कास्टों का एक ग्रुप होता है। कोई ओबीसी कास्ट का है, कोई जनरल कास्ट का है, या कोई एग्जाम्पल के लिए कोई कोई भी आप ले लीजिए कि कोई आप साहू कास्ट का है, कोई बनर्जी कास्ट का है, या कोई ब्राह्मण काट कास्ट का है, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है। तो कास्टिज़्म कहने का मतलब है कि समाज में वो उनकी एक लॉबी भी है। तो कई बार ये होता है कि अगर आप एक पूरे समूह का एक छोटा-छोटा लॉबी बना दें, तो उसके बिहेवियर को स्टडी करना भी आसान है। हम बोल सकते हैं कि उनका ग्रुप एक तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, एक तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जनसंख्या के आधार पर। तो गिब्स ने ये संयोजन दिया, कॉम्बिनेशन दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थ्योरी है टॉपिक, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। मतलब यदि हम लोग कुछ नियम कानून बना के, अब देखिए सामाजिक समूहों के कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक? अगर ये समाज है तो उसका एक अलग नियम है, ये समाज है तो इस अपना अलग नियम है। हमारे स्टेट में है, इस छत्तीसगढ़ राज्य में और किसी राज्य में बहुत सारे सामाजिक नियम होते हैं उसके बनने के। तो अगर नियमों के थ्रू अगर हम लोग पार्टिकल्स के ग्रुप को डिफाइन करें, तो वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में उसको गिब्स ने एक एंसेम्बल्स नाम दिया, जिसको उन्होंने कहा संयोजन है। तो एक ही मैक्रो स्टेट की स्थितियां, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम, टेम्परेचर,
ठीक? या एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर आदि वाले बहुत से काल्पनिक इमेजिनरी कॉपी बना लीजिए आप। ग्रुप की कॉपी बना लीजिए, उसका एक संग्रह इस प्रकार एन्सेम्बल कहलाता है। एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि वास्तविक निकाय का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मैं बोल लूँ कि 100 लोगों का एक समूह बना लेता हूँ और वो फिर पूरे-पूरे करोड़ों लोगों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो लगभग उसी तरीके से हैं। जैसे उदाहरण के लिए यार पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए, आपके विधायक हैं, आपके क्षेत्र से चुन के आते हैं, आपके एरिया के जो सांसद हैं, वो आपके एरिया से चुन के आते हैं, तो 5 से 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सांसद होता है। तो संसद में वो पूरे-पूरे 5 से 10 लाख लोगों को प्रदर्शित करता है ना। मतलब 5 से 10 लाखों का प्रतिनिधित्व करता है। विधायक जो हैं, एक 2 से 3 लाख की जनसंख्या पे एक विधायक होता है, तो विधानसभा में वो उतने सारे लोगों को प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है उन लोगों का। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल ये कहता है कि यदि हम लोग एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे बिहेवियर वाले एक सिस्टम बना लें, जो कि बहुत-बहुत सारे ग्रुप को प्रदर्शित करे, उसको निरूपित करे, तो वो एक एन्सेम्बल है। एक विधानसभा या लोकसभा का एक जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे पार्टिकल्स की लगाया गया है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में सूक्ष्म रूप से समान स्वतंत्र प्रणाली का संग्रह होता है। तो टाइप्स ऑफ एन्सेम्बल्स 3 प्रकार का गिब्स ने दिया। एक उन्होंने कहा माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल्स मतलब ये पूरा मान लीजिए ये एक तरह का सिस्टम है, फेज़ स्पेस है। उसमें पार्टिकल्स के छोटे-छोटे पैकेट आपने बनाए हुए हैं जिनके लिए ऊर्जा, आयतन और नंबर ऑफ पार्टिकल एक बराबर है। मतलब यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ पर आयतन, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल एक बराबर है। इसका इसका सबका एक बराबर है, लेकिन ये सब आइसोलेटेड हैं। एक दूसरे से इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन सब में 3 चीज़ बराबर है, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। तो उनके बीच में किसी प्रकार के एनर्जी या पार्टिकल का आदान-प्रदान नहीं है, वो आइसोलेटेड हैं। तो परस्पर स्वतंत्र निकायों का समूह जिसमें एनर्जी ई, आयतन वी तथा कणों की संख्या नियत होती है, फिक्स्ड होती है। आइसोलेटेड निकाय हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से ऊर्जा, हीट, कण, पार्टिकल का आदान-प्रदान हम नहीं करते। ठीक? हर अलाउड माइक्रोस्टेट की प्रायिकता एक समान होती है। हर जगह प्रोबेबिलिटी एक समान है। इंसुलेटेड वॉल अर्थात निकाय एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। तो इंडिविजुअली जो आप अपने एक आइडियली रूप में आप रहते हैं, मान लीजिए सोसाइटी पे, तो सबके घर में उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि छोटा परिवार है, माता-पिता और 1 बच्चे। तो 3 माता-पिता और 1 बच्चे, माता-पिता और 1 बच्चे हैं। 100 ठो घर हैं तो सब घर में ऐसे ही हैं। सिर्फ़ 3 सदस्य हैं, माता-पिता और बच्चे, माता-पिता और बच्चे, माता-पिता और बच्चे, और आपस में उनका कोई संबंध नहीं है। कोई एक-दूसरे से नहीं मिलता है, कोई एक-दूसरे से उनका किसी प्रकार का कोई आदान-प्रदान नहीं है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल, पार्टिकल के दृष्टिकोण से ना। आप मैं उदाहरण जो देता हूँ उस पे ज़्यादा सीरियस मत हो जाइएगा। पार्टिकल के दृष्टिकोण से ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो भाई माइक्रो कैनोनिकल एन्सेम्बल कहने का मतलब है जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, वो छोटे एनर्जी के स्तर पे लोग हैं, जो बहुत बीहड़ में रहते हैं, जंगलों पे रहते हैं, उनका एक सीमित दायरा होता है। उनके वो सिर्फ़ अपने में रहना चाहते हैं, संकुचित रूप से। तो मतलब सिस्टम को हम ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसका कहने का तात्पर्य है कि फेस सेल को ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा टाइप जो होता है, उसको बोलते हैं कैनोनिकल एन्सेम्बल्स। कैनोनिकल एन्सेम्बल्स कहने का मतलब है कि भई एनर्जी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हम करते हैं। एनर्जी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपस में करते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टिकलों का समूह है जिनका टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल एक जैसा है। तो टेम्परेचर एक समान है, मतलब ऊर्जा का आदान-प्रदान करते हैं तभी ना टेम्परेचर एक समान होगा। तो बस बेसिक डिफरेंस यही है कि वो आइसोलेटेड था और ये इस स्थिति में सभी निकायों को आपस में ऊष्मीय संपर्क थर्मल कॉन्टैक्ट में रख कर प्राप्त किया जाता है। उनको जोड़ दिया है। चालक दीवार कंडक्टिंग है जिससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। निकायों के मध्य मतलब आप ये समझ लीजिए कि परिवारों को टेलीफ़ोन से जोड़ दिया गया है। बात कर सकते हो, मिल नहीं सकते। ठीक? तो बातचीत करके आप एक कॉमन प्रोस्पेक्टिव अपना एक माइंडसेट, एक सोच डेवलप ज़रूर कर सकते हो या करते हैं वैसा, लेकिन मिल-जुल नहीं सकते। सब अलग-अलग रहते हैं, सब में नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ वॉल्यूम, सबके घर का आकार, सदस्यों की संख्या, सब एक बराबर है। लेकिन टी जो टेम्परेचर है वो थॉट है, कहीं पे थॉट ज़्यादा है, किसी के पास थॉट कम है, तो हमने उनको टेलीफ़ोन से जोड़ दिया है कि भई आपस में आप बात कर सकते हो और एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू पे आइए, एक कॉमन टेम्परेचर, पूरे सिस्टम का एक व्यवहार एक जैसा दिखना चाहिए। तो भी ये उस तरह की चीज़ है। निकायों को मध्य ऊष्मा आदान-प्रदान तब तक होता है जब तक एक कॉमन तापमान प्राप्त नहीं हो जाता। तो सिस्टम के कॉन्सेप्ट में ये कहाँ पे यूज़ करते हैं जी इस चीज़ को? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जितने हम लोग स्टैटिस्टिकल
एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी बीटा ई आई से निरूपित होता है, इसको कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आगे के क्लास में मैं इस सबको बताऊंगा आपको कि कैसे निकल के आता है। तो ये कैनोनिकल एंसेंबल्स हैं। इसके बाद आता है गिब्स का थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स मतलब परस्पर स्वतंत्र निकायों का समूह जिसके लिए ताप टी, आयतन v तथा केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक विभव एक समान होते हैं। केमिकल पोटेंशियल कहने का मतलब है कि कॉमनली आप देखें तो अब हमने पूरी खुली अर्थव्यवस्था बना ली है, समझ लो कि पार्टिकल के साथ साथ एनर्जी एनर्जी सब आदान प्रदान हो रहा है, सब मिलजुल के रह रहे हैं। तो वास्तविक समाज एक्चुअल सिस्टम ऐसे काम करता है और ये एक्चुअल एक्चुअल फिजिक्स का जो कंसेप्ट है ऐसा है। वास्तव में हम ऐसे ही रहते हैं ना कि सबसे मिलते-जुलते हैं, विचारों का भी आदान-प्रदान होता है, पार्टिकल्स मतलब पदार्थों का भी आदान-प्रदान होता है। हम एक-दूसरे से मिल-जुल के रहते हैं। तो ये एक एक्चुअल सिस्टम है जिसको बोलते हैं मतलब उदाहरण के लिए और फिजिक्स के फील्ड में रेडियो एक्टिव जो डीके है, वो इस तरह का चीज़ है। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है फ्यूज़न या फिज़न होता है, तो जैसे नाभिकीय विखंडन हुआ, तो एक पार्टिकल टूटा तो और नए बनते हैं। उसको कोई ग्रहण कर रहा है, फिर कुछ बन रहा है, फिर एनर्जी निकल रही है। फिर कोई नए पार्टिकल बन रहे हैं, तो सब चीज़ का आदान-प्रदान चल रहा है। तो और क्वांटम गैस जो है, तो वास्तव में जो एक्चुअली फिज़िकल बिहेवियर होता है, वो ग्रैंड कैनोनिकल एन्सेम्बल्स है। मतलब जिसमें एनर्जी का भी आदान-प्रदान हो सकता है और ये संपर्क वाले दीवार हैं। दीवार में दरवाजे बने हैं छोटे-छोटे जी, कि पार्टिकल्स भी आ जाओ, मिल-जुल लो, सब एक साथ हो जाओ, तो वो ग्रैंड कैनोनिकल है। इसमें निकाय को एक कण पार्टिकल को जोड़ने या घटाने, अच्छा म्यू है क्या उसको समझ लीजिए। किसी निकाय में एक कण या पार्टिकल को जोड़ने या घटाने हेतु जिस एनर्जी की आपको आवश्यकता होती है उसे ही केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक? तो चालक एवं पारगम्य ट्रांसफरेबल बॉल से निकाय अलग होते हैं जिसमें ऊर्जा एवं कण आ जा सकते हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है तो आप भी ऐसे पॉइंट वाइज लिखिए इसको, थ्योरी मत लिखिए, डायग्राम बनाइए ऐसा और ऐसे 3-4 पॉइंट करके लिखिए, तो अच्छे मार्क्स आपको वहाँ पे ईज़िली मिल जाएँगे। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको गिब्स के संयोजन कहते हैं। अब मैं रफली आपके इस सिलेबस पे थोड़ा-सा नज़र डालते हैं स्टूडेंट्स, ये सिलेबस का सीट है हमारा। ये यूनिट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो कलेक्शन है मेरा, इस क्लास के साथ। देखिए आज हमने क्या चीज़ें जाना, ये टाइप्स ऑफ एन्सेम्बल्स हमने जाना, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमने जाना है स्टूडेंट्स आज ये क्वांटाइजेशन ऑफ फेज़ स्पेस क्या होता है, फेज़ स्पेस क्या होता है, फेज़ की ट्रैजेक्टरी मतलब वो जो फेज़ डायग्राम मैं बना रहा हूँ उसी की बात करिए। वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज़ स्पेस क्या है, डी टॉ जो निकालें और क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग एच क्यूब होता है, वो होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ फेज़ स्पेस क्या होता है, ये भी हमने जाना और नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट ऑफ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करके जाइएगा इसको, ठीक? और हमने थर्ड यूनिट का एक टॉपिक हमारा कवर किया है, जो यहाँ पर है ये ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिक्स की एच इज़ अ नेचुरल कांस्टेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, वो जो निकाले हैं वही है। थ्योरी पोर्शन आप अपनी किताब से देखिएगा जो भी। पार्टिकल इन 1D एंड वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमने आज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियरली जाना, उसका फेज डायग्राम कैसे बनता है वो जाना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक? थोड़ी सी एक चीज मैंने और डिस्कस किया था कि एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का भी टॉपिक यहाँ पर है, जो कि ऑलरेडी इस पे वीडियो लेक्चर बना हुआ है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के पेपर में, आप वहां से उसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब यहाँ के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट नंबर 3 के, उस पे अपन बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है और कुछ बड़ी चीजों के बारे में, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अब आप इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि अब अभी तो आप एक पार्टिकल और क्या बोलते हैं दो पार्टिकल, सॉरी एक पार्टिकल और उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स रूप में पढ़े हैं, लेकिन वास्तव में सिस्टम तो असंख्य पार्टिकलों से मिलके बना है, जो कि 10 टू द पावर 23 का है और 10 टू द पावर 23 के पार्टिकल्स को गिब्स के अनुसार ग्रुपों में बाँटे हैं। उन पार्टिकल्स के अंदर मैक्रो स्टेट है, माइक्रो स्टेट है, फिर उसके आधार पे हम लोग बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तब जाके किसी सिस्टम का बिहेवियर हम लोग बता सकते हैं। तो उसके लिए फिर अब ये लोग आएँगे, बोस, आइंस्टाइन आएगा, फर्मी और डिराक आएगा, तो वो सब कॉन्सेप्ट है। तो ये यूनिट 2 खत्म होता है इस क्विक एक्शन क्लास में।
हमारे डीएससी के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। यूनिट नंबर 3 या और 4 के कॉम्बिनेशन को लेते हुए अगला वीडियो आपके पास आएगा। आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी। आप ज़रूर अपना रिस्पॉन्स मुझे दें, ताकि आपके फीडबैक के थ्रू हम क्लासेस में और चीज़ों को इंक्लूड कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास से अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करिए एंड थैंक यू। ओके।